बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्कॉलर सिटी। तो आज हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम लोग पहले देखेंगे फिजिक्स को हम लोग को मेनली अभी पढ़ना है और धीमे धीमे आपको इस पे और भी चीज़ों की वीडियोस मिलेगी। अभी फिलहाल हम लोग फिजिक्स को पूरी तरह से कवर करेंगे जो कि आपके मेनली जिसका फोकस होगा आपके नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर। तो पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा कैलकुलस। यानी आप लोग को मालूम भी होगा जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, आप ड्रॉप आउट हो या फिर आप 11th क्लास में भी हो, तो आपको ये बात मालूम होगी कि कैलकुलस जो कि आप लोगों ने कभी भी 10th में नहीं पढ़ी होती है वो आपको एकदम यहाँ पर मिलती है। और खास तौर से जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनको एकदम नई चीज़ यहाँ पर मालूम चलती है। तो उसकी आज हम इंट्रोडक्टिव वीडियो पूरी बनाएंगे यहाँ पर। और कैलकुलस में हम लोग दोनों पार्ट आप लोग को मालूम होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो पार्ट होते हैं उसके। तो हम दोनों पार्ट को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली होगा डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग को पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई मैथ्स की एक नई ब्रांच है। नई ब्रांच का मतलब ये है कि हालांकि ये नई ब्रांच आप लोग के लिए है, वैसे अगर इसको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखें तो ये बहुत पुरानी ब्रांच है। कैलकुलस की जो इन्वेंशन किया था वो हमारे न्यूटन साहब ने ही किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। तो कैलकुलस जो होती है मेनली उसके अंदर हम लोग दो टाइप के कैलकुलस को पढ़ते हैं। कैलकुलस के मेनली दो ब्रांच होते हैं। जो हमारी कैलकुलस होती है वो मेनली दो टाइप की होती है। पहली होती है डिफरेंशिएशन और दूसरी होती है इंटीग्रेशन। मतलब एक प्रोसेस होता है कैलकुलस को डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। तो दोनों को हम लोग को सेपरेटली एक एक नई नई वीडियो में देखना होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिलहाल डिफरेंशिएशन होगा। तो कैलकुलस जो हमारी एक मैथमेटिक्स की नई ब्रांच है आप लोग के लिए, वैसे देखा जाए टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बहुत पुरानी ब्रांच है। उसके मेनली दो पार्ट होते हैं, पहला होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब पहले समझिए कि डिफरेंशिएशन से या फिर हम बात अगर करते हैं डिफरेंशिएशन तो उससे पहले हमें एक नई चीज समझनी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन से हम लोग को पहले एक नई चीज समझनी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। एक नई चीज आती है फंक्शन। अब भाई ये फंक्शन क्या होता है, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, फंक्शन का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करिए कोई क्वांटिटी है, सपोज अ क्वांटिटी, एक कोई क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब जिसको हम नाप सकते हैं। कोई क्वांटिटी है y, एक कोई क्वांटिटी है y, और y जो है इज डिपेंड अपॉन, सपोज अ क्वांटिटी y इज डिपेंड अपॉन, वो डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन क्वांटिटी x। एक y क्वांटिटी है वो दूसरी किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे भाई अगर हम बात करें जो हमारी डेंसिटी होती है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है। उसी तरह से यहाँ पर हमने कोई भी x y z कोई भी क्वांटिटी उठा दी, उसको फिलहाल हमने अभी y बोल दिया है। तो y नाम की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है x के ऊपर। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो y है दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू, हम ये बोल सकते हैं कि जो y है हमारा वो सीधी तरह से, चाहे इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली हो, उसको हमें नहीं देखना। फिलहाल हमें ये समझना पड़ेगा कि y के अंदर अगर हमें कुछ चेंजमेंट हो गया, पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम x के अंदर कोई भी चेंजमेंट करेंगे, चाहे हम x को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कुछ भी हम करेंगे, तो उसमें बढ़ाने या घटाने से इस y के ऊपर भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब ये है कि जो y क्वांटिटी है वो x के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। इसका मतलब क्या है, जो y है वो क्या है, वो फंक्शन है x का। इसको हम लोग बोलते हैं कैसे, इसको पढ़ा जाता है दैट y इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये दोनों कोई क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी। भाई हमें अभी फिजिक्स ही पढ़नी है, मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं है समझ हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो ये दो कोई क्वांटिटी है y और x। इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि भाई y जो है वो फंक्शन है x का। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x के ऊपर, देन y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया फंक्शन का। फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक क्वांटिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है तो उसमें से एक क्वांटिटी को हम बोल देते हैं वो दूसरी क्वांटिटी का क्या है, फंक्शन है। ठीक है, चलिए। तो इसका फिर डिफरेंशिएशन में क्या काम है अभी समझ में आएगा। देखिए, सपोज करिए यहीं पर एक हम कंसेप्ट उठा ले रहे हैं। सपोज मान लिए थोड़ी देर के लिए कि जो हमारी क्वांटिटी y x ही उठा रहे हैं, y x को ही अकॉर्डिंग करेंगे। हमने मान के चलिए एक बात हमने लिखी है कि डेल्टा y बाई डेल्टा x। पहले इस बात को समझिए, डेल्टा y बाई डेल्टा x का मतलब ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू, मतलब y की जो y का रेट ऑफ चेंज है। चेंज का मतलब ये होगा कि किस तरह से ये चेंज हो रही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू s
इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये होगा कि भाई वाई के अंदर हमने बताया कि अगर हम वाई को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, या फिर अगर एक्स को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उससे हमारी वाई की वैल्यू चेंज होगी, यानी क्योंकि दोनों एक दूसरे का फंक्शन थे। तो वही वो जो चेंजमेंट था, चाहे वो इंक्रीमेंट हो चाहे वो डिक्रीमेंट हो, उसको हमने डेल्टा वाई से अकॉर्डिंगली दिया। आप लोगों को मालूम होता है डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो अगर y के अंदर हम चेंज करेंगे तो हम x के अंदर भी कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी उन दोनों का हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस क्वांटिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। तो भाई अब इसमें कंसेप्ट आ सकता है कि ये चीज हमारे फिजिक्स में कैसे यूज होगी, समझ ली बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, जो वेलोसिटी होती है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, अभी जब धीमे धीमे आगे आएगा, एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंजमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो सीधी सी बात है, इस चीज का हमें कंसेप्ट यहां से ही आया है। तो पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा। तो खैर ये तो हमने लिख दिया कि ये हमने एक एग्जांपल केवल दिया था, इसका अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, हम इसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये हम बताना चाह रहे थे कि फिजिक्स में अगर आप बात करेंगे तो वहां पर ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की जगह पर हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ठीक, करने के लिए इसको हम फिलहाल रख कर दे रहे हैं, हम इसी को लेके चलते हैं। ये तो एग्जांपल दिया था। अच्छा, अब सपोज करिए ये बात को कि भाई डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है, जो डेल्टा एक्स है वो बहुत छोटा है, इस अप्रोक्सीमेटली हम मान ले रहे हैं वो क्या है, वो जीरो है। अच्छा, डेल्टा एक्स जीरो अप्रोक्सीमेट होने का मतलब ये है कि देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज। यहां पर क्या हुआ है, यहाँ जो चेंजमेंट हुआ है वो बहुत स्मॉल हुआ है। बहुत स्मॉल का मतलब आप उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इतना स्मॉल हुआ है। तो ये जो छोटी चीजें होती हैं, इन्हीं की अगर बात करें तो इन्हीं के अंदर में कैलकुलस को पढ़ना भी पड़ता है। तो डेल्टा एक्स को हमने मान लिया है। अच्छा, डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है भाई, डेल्टा एक्स को अगर हम सही तरह से डिफाइन करेंगे तो वो तो यही होगा ना कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये बात भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि भाई एक्स फाइनल, जब भी किसी का चेंज निकालते हैं तो उसको हमेशा फाइनल और इनिशियल से माइनस करते हैं। कि मान के चलिए एक्स की जो कुछ फाइनल वाली वैल्यू थी, तो भाई वाई को हमने कुछ बदला तो उससे एक्स भी बदला होगा। तो जो एक्स की फाइनल वाली वैल्यू है और उसको अगर हम माइनस करते हैं इनिशियल वैल्यू से, तो उसकी वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली, इज इक्वल टू तो नहीं लगाना चाहेंगे, अप्रोक्सीमेटली जीरो निकल के आ रही। मतलब चेंजमेंट बहुत जीरो छोटा सा। एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए जो एक्स फाइनल था उसको हम मान ले रहे हैं कि ये था 1.00001, और जो एक्स इनिशियल था मान के चलिए वो कितना था, 1 था। अब आप अगर इसको इससे माइनस करोगे तो आंसर बहुत छोटा आएगा, मतलब 0.00 करते हुए आंसर आएगा, वो बहुत छोटी चीज होगी। उसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो अगर एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू लगभग जीरो के अप्रोक्सीमेट है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और उस केस में अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस केस में हम लोग लिखते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा वाई में कोई बदलाव नहीं किया, केवल डेल्टा एक्स की हम बात करते हैं। तो डेल्टा एक्स, और यहां पर एक बात लिखेंगे वेयर जो डेल्टा एक्स की लिमिट है, लिमिट का मतलब वो कहां से कहां तक की, जो उसकी लिमिट है डेल्टा एक्स की वो लगभग टेंड्स कर रही है जीरो की तरफ। ये एरो जो लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो टेंड्स कर रही है जीरो के ऊपर। तो इस चीज को हमने लिख दिया कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो है। जीरो होने का मतलब है उस तरफ टेंड्स कर रही है, अभी पूरी तरह से जीरो नहीं हुई, लगभग आसपास है उसके। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी हम लिखते हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और इसमें एक्स की वैल्यू जो मतलब आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, अगर इसकी वैल्यू जीरो के अक्रॉस आ रही होती है तो हम इसी को क्या लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो आपने पढ़ा भी होगा अपनी किताबों में, अपनी कॉपी में आपने देखा होगा कि जो y और x होते हैं डी वाई बाई डी एक्स, उसका एक्चुअल मतलब जो होता है ये, उसका जो फिजिकल मीनिंग होती है वो ये होती है कि जब y के अंदर कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है तो उसमें अगर हम बात करेंगे डेल्टा x की, तो डेल्टा x की वैल्यू लगभग जीरो होनी चाहिए। उसी केस में हम उसको डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो यही डी वाई बाई डी एक्स जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन करना। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, यहाँ पर हम y नाम की क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम डेल्टा या भी dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यही जो हमारा होता है, इसी को कुछ किताबें डेरिवेटिव बोलती हैं, कुछ किताबें इसको डिफरेंशिएट करने का बाद इसको सिंपल हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब ये हो गया कि इसको हम डेरिवेट करेंगे या फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का जो एक्चुअल मतलब है जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स, उसका मतलब यहां से आता है, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या हम लोग को खैर बहुत डीप डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि वो तो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया। फिलहाल हम लोग को ऊपर ऊपर कवर करना है, अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, तो इसी को हम लोग अभी पढ़ना है। तो खैर ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसके जो मेन फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको पढ़ने हैं वो क्या होते हैं।
इसके आगे के जो हमारे मेन फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर हमें केवल वही पढ़ने हैं। देखिए जो पहला फॉर्मूला होता है, कुछ थ्योरम होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। जो पहला फॉर्मूला होता है, सपोज करिए हमें निकालना क्या, हमें सबका dy बाई dx ही निकालना है, मतलब सबको डिफरेंशिएट ही करना है। सपोज कर लिए थोड़ी देर के लिए कि जब y की वैल्यू, अच्छा हमें निकालना क्या है, पहले इस बात को समझिए, हमें निकालना है सब चीज का dy बाई dx। हमारी जो आज की अप्रोच है वो केवल ये कि हमें सबका dy बाई dx निकालना है, मतलब सबका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो जो फर्स्ट केस है उसमें हम ये माने ले रहे हैं कि जो y है उस y की वैल्यू है c का मतलब क्या है, कांस्टेंट, इसको भी बोल दिए कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट होने का मतलब क्या है भाई, कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि ये चीज वेरिएबल नहीं है। अच्छा वेरिएबल होने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो लगातार चेंज होती हैं या फिर जिस चीज की हमें वैल्यू नहीं मालूम होती। यहाँ पर हम बोले दे रहे हैं कि y की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब y की वैल्यू पाई भी हो सकती है, y की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट यानी h भी हो सकता है, y की वैल्यू c स्पीड ऑफ लाइट भी हो सकती है। ऐसी चीज जो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, y की वैल्यू अभी हमने फिलहाल क्या मान ली, कांस्टेंट यानी c मान ली। तो उस केस में अगर आपसे कोई बोले कि आपको निकालना है dy बाई dx, आपको निकालना है dy बाई dx, तो y की जगह पर पुट करेंगे c, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग c से। तो यहाँ पर जब हम पुट करते हैं dc यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। और यही जो होता है ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बनता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो अगर किसी कांस्टेंट को हमें डिफरेंशिएट करना होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो अगर हमने y, देखिए यहाँ पर y की जो वैल्यू थी वो c के इक्वल थी, y की वैल्यू हमने c मान ली फिलहाल के लिए, तो y की वैल्यू अब यहाँ पर हमने y की जगह पर c पुट किया है, तो उसका आंसर क्या है हमारा, 0 आया। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वही बोलता है कि अगर आपके जो ऊपर वाला यानी यहाँ पर जो ये y लिखा है, अगर y की वैल्यू लगभग c के अक्रॉस आ रही है, अक्रॉस आने का मतलब क्या है, फिर वो c है, हमारी कांस्टेंट है। c का मतलब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, पाई, या फिर हम यहाँ कोई नंबर लिख दें, हाँ ये भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर कोई नंबर लिख दें, भाई नंबर कांस्टेंट रहते हैं, हम 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो चीज कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, तो उसका हमेशा डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0। तो खैर ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, बड़ा आसान सा फॉर्मूला था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भाई कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ऐसा x के ही रिस्पेक्ट में लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड फॉर्मूला मेन बनता है यहाँ पर, जो सेकंड कुछ थ्योरम्स इसमें है, इसको थ्योरम भी बोलते हैं, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मान लीजिए कि हमें निकालना सबका dy बाई dx ही है। अब नेक्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है, सपोज करिए वो डिपेंड कर रही है ऐसे cv के ऊपर। यहाँ पर भी जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, जहां पर भी हम ये c लगाते हैं, उस c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होना। ये c यहाँ पर कांस्टेंट है, ये v कोई भी वेरिएबल है। ये v क्या है यहाँ पर, ये v जो है हमारा, ये जो वाला v है ये कोई वेरिएबल चीज है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और ये जो c है ये हमारा क्या है, इस c को हम फिलहाल बोले दे रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इसको हमने ऊपर रिप्रेजेंटेशन दिखाया भी है, c का मतलब होता है कांस्टेंट। ये फिलहाल कांस्टेंट है और ये क्या हमारा v है, तो ये तो हमारा वेरिएबल v हो गया। ठीक है, तो सपोज करिए कि y क्वांटिटी है, उसका ना, उसके जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे उसको हम cv से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस केस में अगर आपसे कोई बोले आप dy बाई dx निकालो, तो क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, उस केस में y की जगह पर हम पहले पुट करेंगे cv की, तो y की जगह पर cv पुट कर दें, तो dcv अपॉन dx। तो अगर हमें dcv का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर क्या होगा, हमें cv का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर ये होता है कि जितना भी जो चीज कांस्टेंट होती है उसका भी यहाँ पर ये नहीं होगा कि इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर साथ में किसी का मल्टीप्लाई में लिखा है तो होता है ये जो कांस्टेंट होता है ये बाहर आ जाता है, तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और हमें अब डिफरेंशिएशन केवल किसका करना है, dv बाई dx का करना है। तो अगर आपसे कोई बोल रखा है कि भाई y की जो वैल्यू है वो cv के अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंट करी जा रही है, तो c का मतलब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, v का मतलब कोई भी वेरिएबल, जैसे यहाँ पर हमने v लिखा है तो कोई भी वेरिएबल, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, वो फिलहाल हमें नहीं मालूम है। हाँ लेकिन हमें c की वैल्यू मालूम है, कांस्टेंट है वो चीज। तो अगर हमें ऐसे केसेस के अंदर dy बाई dx निकालना होता है, तो उसमें ये होता है जो हमारा कांस्टेंट होता है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और dv बाई dx का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट जो है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इस कांस्टेंट केवल बाहर निकाल लें और dv बाई dx का हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या ये बन जाता है। अच्छा एक एग्जांपल एक देख लें, एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम भाग के चलें। अच्छा एग्जांपल अभी आगे आएंगे, जब धीमे धीमे सारे फॉर्मूले होंगे तब एग्जांपल साथ में दे देंगे। देखिए अब थर्ड फॉर्मूले पे सीधा आते हैं। ये जो होता है ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है किसी भी ऐसी क्वांटिटीज का, अगर y की वैल्यू cv है जहां पर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल होता है। चलिए थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में आपकी हम बात कर लेते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला होता है वो यही होता है। ये सब तो बड़े आसान से फॉर्मूले होते हैं, जो मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सपोज करिए कि जो y की वैल्यू है वो आपकी डिपेंड कर रही है x की पावर n के ऊपर। हाँ अब कुछ बात बनी है, अब बात ये बनी है कि भाई y की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली x के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें इसका भी dy बाई dx निकालना होगा, जैसे यहाँ पर हम अगर निकालेंगे dy बाई dx,
तो यहाँ पर नीचे x को लिखा है, ऊपर भी x है, तो यानी हाँ इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है भाई, y में और x में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है, तो वो रिलेशन हमने सामने x की टर्म्स में लिखा है। तो इस y की जगह पर अगर हम x को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dx की पावर n अपॉन dx। हमने क्या करा है, हमने x के ऊपर जो y की वैल्यू थी, हमने केवल x के ऊपर पावर n वाली जो वैल्यू थी उसको हमने उठा के यहाँ पर पुट कर दिया है। तो अगर इस केस में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो होगा ये, देखिए होता ये कि जो n होती है, n का मतलब जो पावर है उसका जो एक्सपोनेंट है, इस एक्सपोनेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो एक्सपोनेंट को बाहर निकाल लेंगे तो ये n बाहर आ गया। और डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग dx का, तो उसमें होता ये कि x की पावर n में से माइनस हो जाता है 1। ये लास्ट में फॉर्मूला बनता है कि अगर x की पावर n होता है तो उसमें से उस n को यानी उस एक्सपोनेंट को बाहर निकाल लेते हैं और उसकी एक्सपोनेंट में से एक को माइनस भी कर सकते हैं। एग्जांपल समझ लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोलते हैं भाई y की वैल्यू है 3x स्क्वायर, ये 3x से पहले काम समझे कि यहाँ पर लिख लेते हैं x स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x स्क्वायर। अब हमसे कोई बोल दे कि भाई इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, नहीं हमें dy by dx निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, dy by dx निकालने के लिए y को पहले यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो dy की जगह पर लिख देंगे x स्क्वायर अपॉन dx। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को, जो वैल्यू है हमने उसको पुट कर दिया, और x की एक्सपोनेंट जो है यहाँ पर वो क्या है, वो स्क्वायर है यानी 2 है। तो ऐसे में देखिए यार फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ये जो इसकी पावर होती है यहाँ पर जो n था, उस पावर को हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 2 को बाहर निकाल लिया, और जो x होता है उसको ऐसे लिख देते हैं, और उसकी पावर, उसकी शुरुआत वाली पावर क्या थी, 2 ही थी, तो उस 2 को ऐसे लिखेंगे, उसमें से एक को माइनस कर देंगे, एक को माइनस कर दिया। हाँ, तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2x की पावर 1 या फिर 2x, बस ये हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन आपको करना है x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन लास्ट में सिंपल सा आता है, क्या होता है, 2x की पावर 1 या 2x केवल आ जाता है। ठीक, तो क्या ये पहला एग्जांपल हो गया, एग्जांपल समझिए ज्यादा समझ में आएगा। एक दूसरा एग्जांपल उठा जिसमें और भी चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे हम मान ले अब की हमने बोल दिया कि भाई y की जो वैल्यू है वो मान के चलिए है वो 6x की पावर 5। आपकी थोड़ी सी पावर जो हमने बड़ी उठा ली, 6x की पावर 5। तो यहाँ पर हमसे बोलेगा कि भाई हमें इसका dy by dx निकालना है, y की हमें वैल्यू दे रखी है, तो हम निकालेंगे इसका dy by dx। तो इस y की जगह पर पहले हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी d 6x की पावर 5, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो होगा ये, देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा। अच्छा मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो y है वो कुछ इस तरह से हमें दे रखा है, ये c और v, ये वेरिएबल x तो यहाँ पर वेरिएबल, x की वैल्यू में नहीं मालूम है, 6 जो है वो ऐसा कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है हमारा। तो ये जो हमें y दे रखा है, जो एक्सप्रेशन लिखा है वो कुछ इस फॉर्म में लिख रखा है, जहां पर 6 जो है वो कांस्टेंट है, जो x की पावर 5 है वो क्या है, वेरिएबल है। तो ऐसे केस में हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन होता ही नहीं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो पहले एक काम करा जाए, यहाँ से 6 को बाहर निकालना है। जब ये 6 बाहर है, क्यों बाहर है, क्योंकि 6 जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट चीज है भाई, 6 की वैल्यू 6 होती है, सबको मालूम होता है, कांस्टेंट चीज है। तो इस 6 को हमने बाहर निकाल लिया। अब की हमें डिफरेंशिएशन किसका करना होता है, देखिए जब c को बाहर निकालते हैं तो जो वेरिएबल होता है इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होता है। 6 को बाहर निकाल लिया और हमें डिफरेंशिएशन पे किसका करना है, x की पावर 5 का करना है। तो x की पावर 5 का हमें डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। इतना हो गया। अब ये भी पूरा डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं होगी कि हमें इस चीज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 6। अच्छा यहाँ पर dx अपॉन x का हमें करना है, ये n की पावर लिखी है, तो n की पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है। पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई रहता है, और ये 5 को जब बाहर निकालेंगे तो ये 5 ऐसे बाहर आ जाएगा। 5 बाहर आ गया, उसके बाद में x की जो पावर थी, x की जो पावर थी उसमें से क्या होता है, एक माइनस हो जाता है, तो एक को माइनस कर लिया जाए। तो भाई 5 में से अगर माइनस कर देंगे 1 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 6 इंटू 5, और x में से पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी हमारी 4। तो इतना लिख दिया। अब एक काम करा जाए, इस 6 का इस 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा 30x की पावर 4। तो यानी 6x की पावर 5 का जो डिफरेंशिएशन है वो लास्ट में कितना निकल के आता है, 30x की पावर 4 निकल के। ठीक, तो ये जो हमने यहाँ पर सवाल दिया था वो इन दोनों का मिक्स सवाल था। मतलब अगर आपको ऐसे टर्म्स में दे रखा है जहां पर एक कांस्टेंट भी है और दूसरा कोई वेरिएबल है, तो वहां पर ये नहीं करना है कि नहीं इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीधा उठा के जीरो कर दो। जीरो नहीं किया हमने, यहाँ पर भी जीरो नहीं करा उसका हमने। इस कांस्टेंट को पहले ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके c यानी ये जो कांस्टेंट है इसको पहले डिफरेंशिएशन होता है, इसको हमने बाहर केवल निकाल दिया है, और बचा अंदर क्या, अंदर बचा केवल x की पावर 5, इसको x की पावर 5 ऐसे लिख दिया। अब जब हमें इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर ये 5 यानी जो 5 है, इस 5 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और x में से पावर जो है यहाँ पर जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, n को बाहर निकालते हैं, x की पावर n में से माइनस कर देते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं। तो इसकी जो पावर थी n यानी जो यहाँ पर पावर है 5, उसमें से 1 को माइनस कर दिया और बचा के यहाँ पर 5x की पावर 4 बचा।
तो ये 3 फॉर्मूले जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। हालांकि इसमें और भी कुछ बढ़ा सकते हैं, जैसे एग्जांपल इसके आगे ही ले लिए, ये कुछ 3 हो गई, ये इसमें तो खैर आ गया। अब इसके आगे एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आप देख लें कि जैसे अब की हम एक नई चीज ले रहे हैं जिसके अंदर हम प्लस माइनस को भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस का मतलब अगर टर्म्स जो है वो आपके पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। पॉलिनोमियल छोटे क्लास में पढ़े होंगे जिसके अंदर ज्यादा टर्म्स होते हैं। अभी तो हमने केवल प्लस माइनस देखा ही, इसके अंदर केवल टर्म्स एक ही आ रहे थे। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल, कितने टर्म ज्यादा होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपके हम लिखें कि सपोज पहले, अच्छा इसको फोर्थ पॉइंट करके इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे हमें करना है कि हमें y की वैल्यू आपकी दे रखी है कुछ x, या x की जगह पर चलिए इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कहीं पर मैं लिख रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x। एक बार अब की हमें 2 टर्म्स में दे रखा है, 3x स्क्वायर दे रखा है, 2x दे रखा है। एग्जांपल समझेंगे तभी समझ में आ जाएगा सीधा। तो हमसे बोले कि भाई इस y का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है या फिर डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको हम लोग लिखते हैं dy बाई dx, और y की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पर पुट करेंगे, यानी डी y की जगह पर हमने ये चीज पूरी पुट कर दी, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसको करना किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलता होगी। अब देखिए मसला ये कि यहाँ पर 2 टर्म्स हो रहे हैं, अलग अलग टर्म्स है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इसको डिफरेंशिएट कर दे। तो ऐसे में होता ही है कि इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्लस माइनस का साइन दिमाग में रख के। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये कि जो डिफरेंशिएशन जो d है ये आके इसके ऊपर भी लग जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे d 3x स्क्वायर और नीचे लिख देंगे dx। मतलब इस चीज को हमें रिस्पेक्ट पहले इससे करना है डिफरेंशिएट, आगे लगाएंगे प्लस क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा था, और फिर ये d जो आगा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे d 2x अपॉन dx। ये हो गया। हमें इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना था, बीच में प्लस लगा हुआ, 2 टर्म्स थे यहाँ पर, अभी 3 टर्म्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने सेपरेटली सबको क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके आगे तो मेरे हिसाब से हो ही जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ये हमारा उसी फॉर्म में आ रहा है, कुछ सी एक्स वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो 3 हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई डिफरेंशिएशन है उसको बाहर निकाल देंगे। अच्छा बाहर निकाल देते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया। अच्छा अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा dx स्क्वायर अपॉन dx, यानी हमें आपकी x स्क्वायर का केवल डिफरेंशिएशन करना है। आगे लगा है प्लस, प्लस लगा दिया। आगे लिखा है 2, यहाँ पर भी ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लिया जाए। अंदर क्या बचेगा, अंदर केवल बचेगा dx अपॉन x, ये बचेगा dx अपॉन x। ठीक है, अच्छा तो अब अगर हम यहां से देखें तो ये जो 3 लिखा है, अच्छा dx स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे करेंगे, जो 2 पावर है इसको बाहर निकाल लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, उसकी पावर में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो बीच में यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी पावर जो होगी 1 ही हो जाएगी। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन जो होगा वो इतना आएगा। इस 3 को हमने यहीं पर लिखा दिया, इसमें कुछ नहीं करा, और इसके 2 को बाहर निकाल लिया, x में से पावर को 1 माइनस कर देते, 2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, यहाँ पर 1 दिया। आगे लगाएंगे प्लस 2, तो ऐसे ही लिखा है, 2 को ऐसे उतार देंगे। अच्छा dx अपॉन x का मतलब क्या होगा, dx अपॉन x का मतलब होता है 1, सीधी सी बात है, ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 ही लास्ट में आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और ऐसा भी समझ सकते हैं कि x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तो लास्ट में आंसर 1 ही आ जाएगा। तो ये 1 ही हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लिए, तो ये हो जाएगा 6x, x की पावर उनका मतलब x ही हो गया, और आगे लगाएंगे प्लस 2। तो यहां से ये बात समझ में आई कि जो इसका डिफरेंशिएशन था वो क्या निकल के आता है 6x स्क्वायर। करना क्या था, इस 2 को ऐसा भी समझ सकते हैं, इस 2 को पहले बाहर निकालना है, तो 2 सीधा 6 हो गया, और x में से पावर 1 कम हो गई, तो इसमें से पावर 1 कम हो गई। यहाँ पर भी क्या करना था, इसके ऊपर पावर होगी 1, ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके ऊपर पावर जो 1 थी उसको बाहर निकाल लेंगे। पावर यहाँ पर 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, लास्ट में आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। और x में से पावर क्या हो गई, कम हो गई। x में से पावर कम होने का मतलब ये है कि यहां से अगर x में से पावर 1 कम होगी, यानी 1 में से माइनस करेंगे 1 को, अभी तो इसके ऊपर पावर 1 ही है, अब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 0, यानी x की पावर आएगी 0, और x की पावर 0 तो हो ही नहीं सकती। अगर हम ऐसा बोल सकते हैं अगर x की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। जैसे हम कई बार बोल रहे हैं कि भाई x की वैल्यू, x के ऊपर जो पावर है वो 0 है, तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि पावर को अगर माइनस दिया पर सीधा समझें तो भाई यहाँ से dx से dx कैंसिल हो जाता है और लास्ट में 1 ही आता है। तो यही तुम्हारा कंसेप्ट है। तो लास्ट में इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा। तो कभी कदार इस टर्म्स में, अच्छा यहाँ पर अगर माइनस लगा दें या फिर हम इसमें आगे और टर्म्स बना दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस प्लस माइनस का खेल है, यहाँ पर प्लस या माइनस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए।